So next in case law, we are starting case law based on assessment of entities, like assessment of individual, firm, LLP, HUF, company, etc. So first case law is assessment of individual. So CIT versus Govind Bhai Mamaya 2014. So in this case, what happens? So land is in the name of three persons compulsorily acquired by government, and capital gain or interest taxable in the status of individual and not ALP. तो मीन्स गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की है थ्री पर्सन के नाम से ही, तो अब जो आपको कंपनसेशन मिलेगा या इंटरेस्ट, तो वो आपका टैक्सेबल होगा इंडिविजुअली, हर इंडिविजुअल के नाम से, एंड नोट एज एओपी। तो पहले देखिए केस लॉ क्या है। तो थ्री बर्गर से इनहेरिटेड अ लैंड विच इज प्रॉपर्टी कंसिक्वेंट टू डिमाइज ऑफ देयर फादर which was acquired by the government and compensation was paid for it with interest। तो फादर के थ्रू उनको लैंड मिलती है, तीनों को इनहेरिटेड थ्रू विल, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए, कॉम्पनसेशन पे कर दिया है। तो मेन सब क्वेश्चन ये है कि वो अब तीनों पर्सन एओपी माने जाएंगे या इंडिविजुअली जो उनका शेयर बनता है वो टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल के नाम से। The general rule is that the income from the asset inherited by a son from his father has to be assessed as the income of son individually and not as करका of HUF और as AOP। तो नॉर्मल रूल यही है, जो प्रॉपर्टी आपको विल के थ्रू मिलती है तो वो सन या डॉटर जो भी है तो उसके नाम इंडिविजुअली टैक्सेबल होती है। तो hence the income from assets inherited by the legal heirs is taxable in their individual hands and not as HUF or AOP। So another case law is also for individual. So this one is over Sudhir Nagpal versus IPO 2012. So in this case, rental income from inherited land in the name of co-owners। तो लैंड है आपको इनहेरिटेड मीन्स फादर के थ्रू आ रही है और उससे ज्वाइंट ओनर्स हैं, उससे रेंटल इनकम आ रही है। क्वेश्चन इज वेदर की टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉट एओपी। So here also the income from renting out of open land or some kacha plinth only is accessible in the section 56 as income from other sources and not under का है कि income from house property। तो जो लैंड है, जो ओपन लैंड होती है, तो किसी नो के रेजिडेंशियल हाउस, तो उसकी इनकम जो रेंट आएगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। एक तो ये बेसिक रूल है। And the co-owners have not done any acts or performed any operations together, therefore they cannot be termed as AOP। तो ज्वाइंटली उन्होंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है तो वो एओपी भी नहीं मानी जाएगी। देयरफॉर द रेंटल इनकम फ्रॉम द लैंड हैज टू बी असेस्ड इन द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इंडिविजुअली ये उनकी इनकम मानी जाएगी फ्रॉम अदर सोर्सेज से। तो अनदर केस लॉ है एचयूएफ के लिए। तो दिस इज सीआईटी वर्सेस डीएल तो नंद गोपाला रेड्डी 2014 है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के एक्वायर्ड एज ए शेयर ऑफ एचयूएफ, इट मीन्स एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, तो एचयूएफ की कुछ प्रॉपर्टी मिली है आपको, एंड नाउ रिसीव बाय एसएससी एंड स्पाउस ऑन द डेथ ऑफ पेरेंट्स। तो पहले मिली पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स ही डेथ के बाद एसएससी और उसकी मिसेज स्पाउस को मिल गई, मिस्टर एंड मिसेज। तो वेदर इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ और इंडिविजुअल। तो इस केस में देखो एचयूएफ की प्रॉपर्टी चली आ रही है, पहले पेरेंट्स को मिली, फिर एसएससी और स्पाउस को मिली। तो इट मीन्स किसी का जो एचयूएफ का ही स्टेटस हमारा कंटिन्यू रहेगा इसमें। तो लेगेसी डिसीजन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली बिलोंग टू एचयूएफ आफ्टर द डेथ ऑफ एसएससी जो फादर एंड मदर, एसएससी बीइंग द अडॉप्टेड सन बिकेम द सोल सर्वाइविंग को-पार्टनर। द एसएससी हैड गिवन ए पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ विदाउट ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब उसमें से कुछ प्रॉपर्टी एसएससी ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी विदाउट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, बट विच इज वो पॉसिबल होता है सिर्फ एचयूएफ के केस में, विच इज पॉसिबल ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज एचयूएफ प्रॉपर्टी, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज एचयूएफ प्रॉपर्टी नॉट इंडिविजुअल। तो एचयूएफ के नाम से ये टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फर्म से रिलेटेड सीआईटी वर्सेस अनिल हार्डवेयर स्टोर 2010। So in this case, a partnership deal is specified only manner of fixation of remuneration to partner, but does not specify its payment। पार्टनरशिप डील में ना ये मेंशन किया है कि आपने रेम्यूनरेशन किस तरीके से पे करना है, बट ये नहीं मेंशन किया कि हमने उसकी पेमेंट भी करनी है। ये बताया किस तरीके से डिटरमिन होगा आपका रेम्यूनरेशन। तो क्या ये अलाउड है अंडर सेक्शन 40B के अंदर।
So since the partnership gig laid down the manner of quantifying such remuneration, तो gig में ये मेंशन किया गया है कि रेम्यूनरेशन किस तरीके से आपने क्वांटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है. इट मीन सेम वुड बी अलाउड एजुकेशन सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट बी. इसका मतलब है इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जब ये मेथड ये मेंशन किया है ना कि इसको डिटरमिन कैसे करना है, तो अंडरस्टूड है कि इसको आपने पे भी करना है अपने पार्टनर्स को. हेंस इट इज अलाउड. फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ केस लगाते हैं फॉर मैक्स के लिए अंके सेक्शन 115 के भी. नंबर 1 ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वैसे रोल्टा इंडिया लिमिटेड 2011 में. इसमें टैक्स है विच इज मैच ऑफ पेबल ऑन बुक प्रॉफिट्स अंके सेक्शन 115 के भी. बट किसी को नोट पेड ऑन ड्यू डेट, ये आपने पे नहीं किया ड्यू डेट पर, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 बी एंड 234 सी. उसमें होता है ना कि आपको एडवांस कैश जो भी बनता है वो आपको पे करना होता है ड्यू डेट के ऊपर, वो आपने पे नहीं किया है. तो इसमें क्या ये भी टैक्स ड्यू माना जाएगा और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 234 बी और सी में. So it is held that under section 115 GB, the book profit would be deemed to be total income and tax would be payable at a rate of 15%. Therefore, tax shall be payable in advance in respect to such book profit also. तो यस ये टैक्स भी आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा इफ आपको ड्यू डेट इफ इट इज एप्लीकेबल. यदि आपने पे नहीं किया है इट मीन्स व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन 234B एंड 234C. So another is CIP versus FJ Forgings Private Limited 2001. तो प्रोविजन बनाई है आपने फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअरियल वैल्यूएशन. तो एक्चुअरियल वैल्यूएशन के बेस पर आपने प्रोविजन बनाया है, तो क्या ये अलाउड है एज एक्सपेंस अंडर सेक्शन 115 KB में. तो हियर रूल इज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअरियल वैल्यूएशन जो है इट इज कॉल्ड असर्टेन्ड लायबिलिटी, तो विच शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस. तो जो भी प्रोविजन बनाते हो आप असर्टेन्ड लायबिलिटी के लिए वो अलाउड होता है. तो अंडर सेक्शन 115 ये भी सो दिस इज आल्सो अलाउड. तो और ये अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी है फिर वो अलाउड नहीं होता है. 115 ये भी हम यही करते हैं जो रूल है आपका. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है अपोलो टायर्स लिमिटेड वर्सेस CIT 2002, CIT वर्सेस वेंचे लॉल इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2001, NJ जोस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIT 2010. तो इसमें है LPCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रेडिट टू P&L अकाउंट बट अलाउड है कि टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 115 GB पर वो अलाउड इनकम मानी जाती है मैच पर्पज के लिए 115 GB में इवन इफ इट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 54, 54F और 54EC और नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A. तो कैपिटल गेन्स का क्या रूल है. कैपिटल गेन्स विच मीन्स एक्सेस टू सेल प्राइस ओवर बुक वैल्यू दिस इज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. इट शैल बी पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट. तो ये तो बुक प्रॉफिट का पार्ट माना जाएगा. कैपिटल गेन्स क्या है आपको एग्जम्पशन भी है अंडर सेक्शन 54, 54F और 54EC shall also not be excluded for computing book profit. That is, the exempted capital gain shall also be included in book profit. तो इसमें यही आपने कैपिटल गेन को क्रेडिट कर दिया है ना P&L में, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो भी होती है या बुक वैल्यू, तो वो आपका इंक्लूड हो जाएगा इन बुक प्रॉफिट में फॉर 115 GB के लिए. तो फर्दर LPCG विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A शैल आल्सो बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. तो 112A में जो लिस्टेड शेयर के ऊपर होता है जब STT आप पे कर रहे हो तो वो वाला कैपिटल गेन भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा बुक प्रॉफिट के लिए. तो लेकर केस लाएंगे ये कंपनी के लिए चल रहे हैं सारे. मिसिंग बच्चा F गुजरार वर्सेस CIT 1955. डिविडेंड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, उसका बिजनेस एग्रीकल्चर का है. आउट तो वैगर किसी आल्सो एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम इन दी हैंड्स ऑफ. बाकी ये जो इनकम है डिविडेंड की शेयर होल्डर के हैंड से जिसमें नॉट एग्रीकल्चरल इनकम बाकी इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115O. उसमें एक है कि डिविडेंड इज नॉट रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड. डिविडेंड जो है रेवेन्यू नहीं है जो लैंड से डिराइव हो रहा है एंड हेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स इवन इफ द कंपनी डिराइव्स इट्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. Hence, dividend distribution tax shall be levied in respect of the entire dividend declared and distributed by a key company.
क्योंकि कंपनी की जो इनकम होती है कुछ एग्रीकल्चर इनकम होती है, पर जो डिविडेंड वो पे करेगी वो सारा नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा और उसके ऊपर उसको डिविडेंड टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूचुअल एसोसिएशन से रिलेटेड केस लॉ है हमारा सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस आईपीओ 2009 है और एक आईपीओ वर्सेस वेंकटेश प्रीमिसी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 2018 है। उसमें कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी receipts by cooperative society from its members are not taxable and whether certain receipts by cooperative society from its members such as non-occupancy charges, transfer fees, common amenity fund charges are exempt based on doctrine of mutuality। ये सारे चार्जेस जो लेके ना सोसाइटी अपने मेंबर से वो एग्जम्प्ट होते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मैच्योर म्यूचुअलिटी के बेस पर। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन। The doctrine of mutuality is based on the common law principle that a person cannot make a profit from himself। तो सोसाइटी और मेंबर जब सेम ही है तो वो अपने आप से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, तो जब वो अर्न ही नहीं कर सकते वो टैक्सेबल भी नहीं है। So it means what is decided in this? So in case of a society or mutual association, the contributors to the common fund and participants in the common surplus are the same person। जो कंट्रीब्यूटर है वही पार्टिसिपेंट होते हैं, सेम पर्सन है। तो एनी सरप्लस इन कॉमन फंड शैल देयर फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूट इनकम। तो इससे सोसाइटी को जो भी सरप्लस बचता है रिसीट ओवर एक्सपेंस वो उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी। Hence, transfer fees received by cooperative housing society is not liable to tax on the ground of principle of mutuality, since the predominant activity of such cooperative society is maintenance of property of the society and there is no element of commerciality, trade or business। तो वो सिर्फ अपने मेंबर को सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में वो चार्जेस लेते हैं सोसाइटी एंड मेंटेनेंस के लिए। तो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ कमर्शियलिटी और ट्रेड और बिजनेस, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। अनदर केस लाइक मद्रास जिम खाना क्लब वर्सेस जीसीआईटी 2010। ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी के बेस पर है। इसमें है बट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट और सरप्लस फंड्स ऑफ क्लब इज टैक्सेबल। जैसे सोसाइटी या क्लब है उसको कंट्रीब्यूशन मिला मेंबर से, वो उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उससे मिल गया अब उसको इंटरेस्ट। तो क्या ये भी हमारी म्यूचुअल इनकम मानी जाएगी या टैक्सेबल है? तो इट इज हेल्ड दैट इंटरेस्ट अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और सरप्लस फंड्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बैंक से या इंस्टीट्यूशन से जिसे ये नॉट कवर्ड अंडर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, द इंटरेस्ट अर्निंग इज देयरफॉर टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाएगा सोसाइटी के लिए या क्लब के लिए। फिर आते हैं कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड केस लॉ है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में एजुकेशनल एक्टिविटीज किस टाइप की है, सेक्शन 1023C में। तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ केस लॉ हैं। तो पहला है लिटिल एंजल से शिक्षा समिति दल बाजार ग्वालियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज कंसीडर करनी है। इट इंक्लूड्स एंसिलरी एक्टिविटी आल्सो। It means education means process of training and developing skill, knowledge, mind and character of students. Activities such as maintaining library, conducting classes of stitching, weaving, embroidery and adult education fall within education। ये सारी एक्टिविटी एजुकेशन मानी जाती है। Sports and recreational activity also fall within modern concept of education। Hence, education society running a school having such other ancillary objects cannot be denied approval under section 1023C 6 on the ground that society not existing for educational purpose। ये एजुकेशन पर्पज माना जाएगा और उसको एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1023C क्लोज नंबर 6 में। तो दिगंबर जैन सोसाइटी फॉर चाइल्ड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2011 है। इसमें है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड एजुकेशन बीइंग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन है वेयर या ऐसी सोसाइटी है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच एजुकेशन इज वन ऑफ देम। एजुकेशन एक है उनमें से that registration may be denied to a society on the suspicion that the society might deviate from its objective education in future। तो क्या हम उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं? ये इस बेस पे कि फ्यूचर में वो एजुकेशन को स्किप कर सकती है, फिर वो एजुकेशनल सोसाइटी नहीं रहेगी।
So in this case, it was held that the assessee could be given benefit of exemption subject to an affidavit of undertaking given by the assessee society that it would not breach any of the condition or so stipulations imposed by the section and further that surplus fund would be utilized only for educational purpose and would not be diverted to other non-educational purpose. देखिए फर्म ये अंडरटेकिंग दे देती है कि ये एजुकेशन एक्टिविटी मानी जाएगी और आपको एग्जम्पशन भी रजिस्ट्रेशन भी होगी चैरिटेबल ट्रस्ट की और एग्जम्पशन भी मिलेगी। गेली म्यूजिक सोसाइटी वर्सेस GIG 2012 म्यूजिक एंड डांस जो है वो भी एजुकेशन मानी गई है। So where associate society or institution is teaching and promoting all forms of music and dance, Western, Indian or any other form, and is run like school or educational institution in a systematic manner with regular classes, vacations, attendance requirements, enforcement of discipline, and so on. It is also education and eligible for exemption in section 1023C, clause number 6. So OP Jindal Global University versus CCIT 2011. So law courses हैं which are approved by Bar Council of India. This is also education. So where university obtained recognition from the Bar Council of India as well as UGC and also set up infrastructure for starting law courses. So it was held that it is an existing education institution and therefore entitled to approval. So Gagan Education Society versus Additional CIT 2011 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेक्स सरप्लस प्रॉफिट। तो अब जैसे एजुकेशन में हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट नहीं अर्न करना सिर्फ, तो अब सरप्लस में कुछ प्रॉफिट आ गया है। तो क्वेश्चन है वेदर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेकिंग सरप्लस प्रॉफिट है ये एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। अब क्या उसको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 1023C में। So it is held that when an educational institution makes a surplus of receipt over expenditure and such profits are applied only for the subject of education, it cannot be said that the educational institution exists for profit, hence it was entitled to exemption under section 1023C. तो देखिए प्रॉफिट हो गया है बाई चांस, तो हम ये नहीं कहते कि वो प्रॉफिट के लिए रजिस्ट कर रही है तो एग्जम्पशन आपको फिर भी मिलेगी। Further, where an education institution makes surplus but its profit receipt did not exceed ₹1 crore, it was not required to get any approval from the prescribed authority and hence assessing officer may not refuse the exemption under section 1023C, clause number 3. So Queen's Education Society versus CIT 2015. So educational institute makes a surplus profit. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंसिडेंटली मेक्स प्रॉफिट would it lead to an interference जैसे कि CG को एग्जिस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। तो ये भी बाई चांस इसको प्रॉफिट हो गया, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है एजुकेशन पर्पज के लिए। तो इट इज हेल्ड दैट where an institution carries on primarily the education activity and surplus arises after making expenses incidentally from the educational activity, so it will continue to exist solely for educational purpose. तो बाई चांस प्रॉफिट राइज होने से उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, वो अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही मानी जाएगी। तो CIT वर्सेस सेंट पीटर्स एजुकेशन सोसाइटी 2016 में in this case awarding diplomas or certificates constitute an educational purpose for the grant of exemption के section 1023C clause number 6 में। तो क्या कोई इंस्टीट्यूट जो है लेकिन वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दे रही है तो क्या वो एजुकेशन मानी जाएगी। It is held that institutions engaged in providing specialized training in certain fields and awarding diplomas and certificates would be treated as education and are also eligible for tax exemption. अब अगर ट्रस्ट है जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो अपनी इनकम को कैसे यूटिलाइज करके हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इनकम ऑफ ट्रस्ट। तो BIT एग्जम्पशन वर्सेस बागरी फाउंडेशन 2012 उसमें है डोनेशन दी है अपने टू अगर चैरिटेबल ट्रस्ट नोट बीइंग दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11(5) फॉर 85% लिमिट। तो हर चैरिटेबल ट्रस्ट को ना अंडर सेक्शन 11(5) में 85% जो लिमिट जो है वो हमने अप्लाई करना होता है फंड का चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और इसकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो उसको कहते हैं एप्लीकेशन, फंड आपके अप्लाई हो गए हैं चैरिटेबल के लिए। कैन एक्सप्लेनेशन की सेक्शन 11(2) एक 11(2) में की है बी अप्लाई टू क्रिएट द डोनेशन मेड टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट। 11(2) में कहते हैं कि जो 15% है हमारा
तो वो हमें वो फर्म को एग्जम्पशन मिलती है कि वो चैरिटेबल में यूज कर सकते हैं और उसको आप किसी दूसरे ट्रस्ट को भी डोनेशन में दे सकते हो। बाकी जो 11.5 है ना सेक्शन, जो 85% लिमिट हम कह रहे हैं कि यूज करेंगे चैरिटेबल में, इसमें हम दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन नहीं दे सकते। तो वो कह रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11(2) की, क्या वो अप्लाई होगी टू क्रिएट द डोनेशन मेड टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम द परमिजिबल एक्यूमुलेशन अप टू 15% अंडर सेक्शन 11(1)(a) एज इनकम ऑफ ट्रस्ट। अब अपने क्वेरी के 11(2) की जो एक्सप्लेनेशन है तो वो आपने देख लिया है, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, तो क्या वो 85% लिमिट के लिए भी अप्लाई होगी हमारी, वो देखते हैं। उसमें डिसीजन है explanation to section 11(2) states that amount accumulated in excess of 15% of 11(2) cannot be donated to another trust। तो ये 15% से ज़्यादा जो है वो हम डोनेशन नहीं दे सकते दूसरे ट्रस्ट को। बट सच एन एक्सप्लेनेशन इज नॉट मेंशन इन सेक्शन, अंडर सेक्शन 11(1) में वो मेंशन नहीं की है। Therefore, explanation to section 11(2) cannot be applied to the accumulation under section 11(1)(a) that is accumulation up to 15%। तो इसका मतलब 11(2) जो है वो 85% की बात कर रहा है एक्यूमुलेशन की, जो दूसरे ट्रस्ट को नहीं दे सकते आप। बट 11(1)(a) जो 15% की बात करते हैं तो वो हम किसी दूसरे ट्रस्ट को भी दे सकते हैं। Hence, if donation by the assessee to another charitable trust were out of past accumulation under section 11(1)(a) getting up to 15%, same would be allowed, would not be liable to be included in total income as assessed by assessing officer। तो इसका मतलब है ये अलाउड है, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। ये मतलब है कि वो आपकी एप्लीकेशन होगी इनकम की, 85% वाली जगह है लिमिट, तो वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी इनकम में, लेकिन दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं उसमें। दिस इज इम्पोर्टेंट केस लॉ। अनदर वन इज वीआईपी एग्जम्पशन वर्सेस खेती ट्रस्ट 2014 है। तो उसमें एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11(5) अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस इवन इफ नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज अंडर सेक्शन 11(5)। उसमें कुछ स्पेसिफाइड पर्पज होते हैं, उसके लिए जब आप मनी को यूज करके वो एप्लीकेशन फंड माना जाता है। वो कह रहे हैं एग्जम्पशन जो मिलती है वो ऑन पेमेंट बेसिस पर मिलती है आपको, कि आपने इफ नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो देखते हैं केस लॉ क्या है। तो जैसे इसमें कहा, वेयर प्रॉपर्टीज bequeathed to a trust could not be transferred to it due to ongoing court litigation and pendency of proceedings, so can violation of provisions of section 11(5) will be accepted in this case also? So what happens? The trust has given advance money to a business entity for raising a memorial, but the memorial project was not completed। तो ट्रस्ट ने जो आगे किसी एक्टिविटी एंटिटी को पैसे दिए हैं मेमोरियल बनाने के लिए, जो चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाती है, बट मेमोरियल का प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। एंड द ट्रस्ट हैज नॉट एक्वायर्ड द लीगल राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको लीगल राइट भी नहीं मिला उस प्रॉपर्टी का। तो इट इज हेल्ड दैट तो देयर वाज नो वायलेशन सेक्शन 11(5)। तो इसका मतलब क्या, अब ये जो पैसे हैं आपने जो एडवांस दिया है मेमोरियल के लिए, तो क्या वो एप्लीकेशन मानी जाएगी ऑफ चैरिटेबल फंड्स अंडर सेक्शन 11(5) में? ये बेसिक पर्पज है हमारा। तो इट इज हेल्ड दैट देयर वाज नो वायलेशन नहीं है सेक्शन 11(5) की, बिकॉज अमाउंट हैज बीन स्पेंट बाय द ट्रस्ट, अमाउंट तो खर्च हो गया है, एंड देयरफॉर एग्जम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 11। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ केस लॉ हैं। CIT वर्सेस कमला टाउन ट्रस्ट 1906 एंड GIT एग्जम्पशन वर्सेस रामोजी फाउंडेशन 2014 है। तो इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो ट्रस्टी ऑफ हैव पावर टू अमेंड ट्रस्ट डीड एज कॉन्फर्ड बाय सेक्युलर ऑफ ट्रस्ट, अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट सिविल कोर्ट नॉट रिक्वायर्ड। अपने ट्रस्टी डीड कोई भी रिवाइज करना है ना, तो जो सेक्युलर है ट्रस्ट का उसके पास पावर होती है कि वो उसको रिवाइज कर सकता है, तो उस केस में सिविल कोर्ट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको। तो उसमें देखें क्या हुआ केस लॉ में। सेक्युलर gave power to trustee to amend, alter, change or modify the objects of the trust deed with the approval of 2/3 majority। सेक्युलर ने जो है पावर दे दी है ट्रस्टी को कि आप अमेंड कर सकते हो। तो then so it has been held that when the power has been specifically given to the trustee by the secular, no further power from civil court is required। अब आपको सिविल कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हेंस द ट्रस्ट डीड कैन बी अमेंडेड विदाउट अप्रोचिंग द सिविल कोर्ट।
So BIT exemption versus Meenakshi Amma and Government Trust 2013, जिसमें application for registration filed within short times after formation of trust। आपने ट्रस्ट बनाया, साथ ही इसके लिए अप्लाई कर गया रजिस्ट्रेशन के लिए, बट चैरिटेबल एक्टिविटी जो कि नॉट येट स्टार्टेड अभी नहीं हुई है, तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट डिनाइड इफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट इज चैरिटेबल। तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका डिसीजन है। एंड एप्लीकेशन के सेक्शन 12 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट कैन बी सोल्व इवन विद इन ए वीक ऑफ इट्स फॉर्मेशन। सेक्शन 12 कहता है जैसे आप ट्रस्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप वो किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो इन such a case it cannot be concluded that the trust is not intended to do any activity of charity। अब एक ट्रस्ट है, उसकी ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल है, अब उसने पर कोई काम शुरू नहीं किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट ट्रस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डू एनी एक्टिविटी ऑफ चैरिटी, कि इसने कोई चैरिटी एक्टिविटी नहीं की है। In such a situation, the objects of the trust have to be considered by the authorities for satisfying themselves about the genuineness of the trust and not the activities carried on by it। Thus, registration cannot be denied to the trust। तो CIT वर्सेज सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन 2016, ये भी इम्पोर्टेंट केस लॉ है। तो गिविंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो कौन सी डेट मानी जाएगी और किस डेट से एग्जामिनेशन मिलनी स्टार्ट होगी। उसमें है आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो नॉर्मली जो क्या है 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आपको करवानी होती है, मिल जाती है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ये डेको रजिस्ट्रेशन जो है शैल बी ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेको एप्लीकेशन, एंड जो रजिस्ट्रेशन 6 महीने में हो सकती है आपके। एग्जम्पशन इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ही मेड, पर आप एग्जम्पशन उसी साल से ले सकते हो जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की फाइल कर ली है, अभी क्या रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई है। उसमें एक हैज बीन हेल्ड बैक once an application for registration of the trust is made under section 12A and in case the same is not responded to within 6 months, the trust would be deemed to be registered only after 6 months from the date of application। तो ट्रस्ट जो है ऑटोमेटिकली रजिस्टर माना जाएगा 6 महीने के बाद। तो एक्ट सेक्शन 12A2 the exemption in section 11 and 12 would apply in relation to the income of the trust from the previous year in which such application is made। पर जो इनकम की एग्जम्पशन मिलेगी वो उसी साल से मिल जाएगी जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन फाइल की है, इवन दो द इफेक्टिव डेट ऑफ गिविंग द रजिस्ट्रेशन वुड बी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ पीरियड। क्या उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी बाद में होगी आपकी। फिर आते हैं केस लॉ TGS के बेस पर, टैक्स डिडक्टिव एक्ट सोर्स सेक्शन है इसके 192 एंड 194A। तो पहला केस है ITC लिमिटेड वर्सेस CIT 2016। तो सेक्शन 192 है टिप्स कलेक्टेड बाय कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स एम्प्लॉइज। होटल में होता है ना, वेटर को टिप मिलता है, वो कलेक्ट किया पहले कंपनी ने, फिर उसने अपने ही एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो व्हाट हैपनिंग द एम्प्लॉयर कंपनी हैविंग बिजनेस ऑफ ओनिंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल्स कलेक्टेड टिप्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस एम्प्लॉइज। तो वेटर के कॉन्स्टिट्यूट सैलरी और नोट टू अट्रैक्ट TGS अंडर सेक्शन 192। तो क्या अब ये सैलरी इनकम मानी जाएगी एम्प्लॉय की। तो इट इज हेल्प बैक सिंस द टिप्स आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड नॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर, द इनकम फ्रॉम टिप्स वुड बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट नॉट एज सैलरी इनकम। Hence, the liability to deduct a tax at source under section 192 does not arise। It should be hence no, hence no liability to deduct tax at source arise। तो आपकी कोई liability नहीं है TDS की अंडर सेक्शन 192 में। यूको बैंक वर्सेस GCIT 2014, इसमें है सेक्शन 194A इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट। तो रजिस्ट्रार के नाम से कोई फिक्स डिपॉजिट हुआ है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है रजिस्ट्रार के नाम से ही, तो क्या वो उसकी इनकम मानी जाएगी। उसमें क्या होता है द एफडीआर्स आर मेड इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट एज ए कस्टोडियन ऑन द बिहाफ ऑफ द अननोन बेनिफिशियरी ऑन विच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। तो कोई इसमें होता है ना, जैसे अब 2 केस चल रहे हैं, जो एक प्लैंटिफ है कि पेंडिंग है, तो किसी ने पेमेंट करनी है, तो उसका पैसा जो भी होता है वो हम FD में डाल लेते हैं। तो जब सेटल होगा कि एक FD से पैसा निकाल के उसको पे कर देते हैं,
The court held that the registrar जो है general is not the recipient of the interest that accrued on the deposits made in his name. Therefore, he cannot be considered as a payee under Section 194A. Hence, the credit of interest by the bank in the name of registrar general will not attract TDS. जो भी इंटरेस्ट मिलेगा रजिस्ट्रार को वो उसने बाद में पार्टीज को ट्रांसफर करना है, वो उसकी इनकम नहीं है तो उस पर कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा। Another case law is CIP versus Sahib Chicks Daily Private Limited 2010 and CIP versus Avenue Super Chicks Private Limited versus 2015। तो सेक्शन 194A है चिक डिविडेंड पेड टू सब्सक्राइबर्स एज इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट। तो चिक कंपनी होती है ना जो मनी कलेक्ट करके आगे कुछ प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसको चिक डिविडेंड कहते हैं। वो हमने पे करके अपने सब्सक्राइबर को, तो क्या वो एज इंटरेस्ट माना जाएगा और टू अट्रैक्ट कीजिए संजय सेक्शन 194A में। तो इट इज हेल्ड दैट चिक डिविडेंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट बट इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ चिक फंड कंपनी एंड कीजिए संजय सेक्शन 194A इज नॉट अट्रैक्टिव। तो CIT TDS वर्सेस कैनरा बैंक 2018। तो सेक्शन 194A है नोएडा जो है एज ए कॉर्पोरेशन एग्जम्प्ट है फ्रॉम TDS से, इट मींस TDS इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड टू एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। तो एक बेसिक रूल है, देखिए आप लोग कोई पेमेंट करके हैं सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है उनसे TDS चार्ज नहीं होगा। अब हमने किया है नोएडा को कोई पेमेंट करी तो क्या वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो नोएडा जो है ये कॉर्पोरेशन है एंड हेंस इट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम TDS अंडर सेक्शन 194A। यस, इस पे भी TDS चार्ज नहीं होगा। CIP वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड 2014 सेक्शन 194B है ये। TDS नोट डिडक्टेड ऑन विनिंग्स इन काइंड तो इज असेस्ड इन डिफॉल्ट। तो कंपनी ने कुछ विनिंग्स की काइंड में दी पर इस पर TDS चार्ज नहीं किया तो क्या वो डिफॉल्टर मानी जाएगी। तो इट इज दैट द असेसिंग कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स और प्रोडक्ट्स। असेसी हैज अटैच्ड टू कूपन्स विच परचेज ऑफ पैक्स कंटेनर टू अवेल प्राइजेज सच एज कार गोल्ड चेन गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन एम्बलम्स एक्सेट्रा। तो इस कंपनी जो है एक प्राइज देगी विच इज कॉल्ड जस्ट लाइक विनिंग्स। इट इज हेल्ड दैट Section 194B does not cost any duty to deduct tax at source where the winnings are wholly in kind। तो कहते हैं विनिंग्स कैश में होनी चाहिए, काइंड में नहीं होनी चाहिए। काइंड में है तो कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 194B इज टू एंश्योर दैट टैक्स इज पेड बाय द विनर ऑफ द प्राइज बिफोर द प्राइज और विनिंग्स आर रिलीज्ड इन हिज फेवर एंड असेसी इज नॉट इन डिफॉल्ट। CIP वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2019 है। इसमें सेक्शन 194C में है इज अ कंपनी एंगेज्ड इन रिफाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194C और 194I इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टू द कैरियर एंगेज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ऑयल कंपनी ने एक जो है ट्रक हायर किया है अपना ऑयल ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको जो पेमेंट की है क्या उस पर TDS लगेगा अंडर सेक्शन 194C में या I में। तो इसलिए हेल्ड दैट द कैरियर वाज अंडर द ऑब्लिगेशन टू ऑपरेट द ट्रक्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू असेसी हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क अंडर सेक्शन 194C एंड नोट 194I। ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वर्क का, तो 194C के अंदर इस पे TDS चार्ज हो जाएगा। तो सेक्शन 194 एक्ट से रिलेटेड कुछ केस लॉ है। TDS ऑन कमीशन, जो हम कमीशन देते हैं एजेंट्स को उस पर TDS चार्ज होगा कि नहीं। तो CIP वर्सेस अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर्स एसोसिएशन 2012 में। तो सेक्शन 194 एक्ट डिस्काउंट टू स्टैम्प वेंडर्स, इसमें होता है जो स्टैम्प के वेंडर्स होते हैं तो उनको हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या उस पर रोड की कमीशन मानी जाएगी और उस पर TDS चार्ज होगा। तो कैन डिस्काउंट गिवन टू स्टैम्प वेंडर्स ऑन परचेज ऑफ स्टैम्प पेपर्स बी ट्रीटेड एज कमीशन और ब्रोकरेज टू अट्रैक्ट TDS अंडर सेक्शन 194 एक्ट। It is held that when the licensed stamp vendors take delivery of stamp papers on payment of full price less discount and they sell such stamp papers to retail customers, so neither of the two activities, buying from
Government and selling to customers can be termed as a service in the course of buying or selling of goods, तो ये सर्विस नहीं मानी जाएगी, तो बल्कि ये सेल ऑफ गुड्स है। सो नो टीडीएस ऑन डिस्काउंट अंडर सेक्शन 194 एच, तो कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा। भारतीय सेलुलर लिमिटेड वर्सेज एसीआई की 2013 में सेक्शन 194 एक्ट कंपनी ने डिस्काउंट दिया है टू ऑन सिम कार्ड्स के ऊपर। तो कैन डिस्काउंट गिवन ऑन सप्लाई ऑफ सिम कार्ड्स एंड प्रीपेड कार्ड्स बाय अ टेलीकॉम कंपनी टू सी फ्रेंचाइजी बी ट्रीटेड एज अ कमीशन टू अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एक्ट। तो जो डिस्काउंट है क्या उनकी कमीशन मानी जाएगी जो एजेंट है सिम कार्ड सेल करके हैं। It is held that in case of discount on SIM offered by SSC, a cellular telephone network provider, to its distributors, the amount of discount is in the nature of a commission. तो ये को कमीशन मानी जाएगी and this is liable to TDS ये सेक्शन 194 H। तो 194 H में इसके ऊपर TDS चार्ज हो जाएगा। अगर केस ऑफ सीआईपी वर्सेस मगर गैरी इंडिया लिमिटेड 2013, तो सेक्शन 194 एक्ट है, इसमें हम डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ मिल्क टू कंसेशनियर्स हु आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डीलर्स। उनको अब जैसे उसमें भी मिल्क कंपनी होती है ना, वो लो प्राइस पे देती है अपने एजेंट्स को, मिल्क का जो पैकेज होता है और वो फिर आगे एमआरपी पे सेल करके हैं, तो कितना डिस्काउंट है, तो क्या ये भी कमीशन मानी जाएगी और उस पर टीडीएस चार्ज होगा। It is held that the concessionaire becomes the owner of the milk and products on taking delivery of the same from the accessory, which is a principal to principal relationship। तो इसका मतलब है इस केस में तो कंसेशनर जो डीलर है वो उसका एजेंट है ही नहीं, वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन बन गया। हेंस द डिफरेंस जो है बिटवीन द परचेज प्राइस पेड टू द गैरी एंड द एमआरपी is the concessionary income from business and no commission to attract a TDS under section 194 Act। तो इसमें मेन केस क्या था, एक TDS अंडर सेक्शन 194 एक्ट अट्रैक्टेड ऑन कमीशन टू एजेंट्स वेयर एनएसएससी गैरी मेक्स एन आउटराइट सेल ऑफ मिल्क टू इट्स कंसेशनरी एजेंट्स और डीलर्स एट a certain price which is lower than the MRP and the agents make full payment for the purchase on delivery and bear all the risk of loss, damage, pilfering and wastage। हमने देखा कि ये को प्रिंसिपल रिलेशन है, तो इसमें जो डिफरेंस है आपका जो डिस्काउंट है वो आपकी इनकम है बिजनेस की एंड नो टू कमीशन इनकम नहीं है, तो और उस पर फिर टीडीएस चार्ज नहीं होगा अंडर सेक्शन 194 एक्ट में। तो सीआईपी वर्सेस जो इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2014 में, तो सेक्शन 194 एक्ट ही है ये भी। इसमें हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं गिवन टू स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर को। तो कैन इंसेंटिव्स गिवन टू स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बी ट्रीटेड एज कमीशन to attract TDS under section 194 Act and consequent disallowance under section 40A IA for failure to deduct tax at source। फिर 40A IA में होता है यदि आप TDS नहीं चार्ज करके तो 30% आपकी पेमेंट डिसअलाउड हो जाती है, तो TDS भी नहीं चार्ज किया आपने तो क्या डिसअलाउड भी हो जाएगा। It is held that the relationship between the assessee and the distributors or stockists was that of principal to principal है। The products were firstly sold to distributor who in turn resold the goods in the market and the difference is business profit and no commission under section 194 Act। तो ये भी प्रॉफिट माना जाएगा। Hence such a payment does not attract TDS and disallowance under section 40A IA would not be attracted। सीआईपी वर्सेस कतार एयरवेज 2011 सेक्शन 194 एक्ट, इसमें वही है डिस्काउंट ऑन एयरलाइन टिकट्स। तो एयरलाइन कंपनी के एजेंट्स होते हैं उनको हम डिस्काउंट पे टिकट सेल करके हैं, फिर वो आगे जितनी मर्जी प्राइस पे सेल कर सकते हैं अप टू एमआरपी जो मैक्सिमम प्राइस है। तो ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं क्या ये कमीशन है उनकी या प्रॉफिट है, यही पॉइंट है इसमें भी। and the difference between the published price and the minimum fixed commercial price will require additional commission in the hands of the agents of an airline company to attract TDS under section 194 Act, where the airline company has no information about the exact rate at which tickets are ultimately sold by the agents। और जो एजेंट्स हैं मैक्सिमम एमआरपी तक तो वो किसी भी प्राइस पे सेल कर सकते हैं, तो इसका उनका डिस्काउंट फिक्स नहीं है इसमें। So it is held that since the published price was the maximum price and the agent may sell the ticket at a price lower than the published price, the difference is not additional commission नहीं है and not liable to TDS,
but it shall be taxable like beginner's income of the agent. तो ये इसका बिगनेस है, उसकी इनकम मानी जाएगी। तो कैरेक्टर प्राशर भारती वर्सेस सीआईटी 2018 है। सेक्शन 194 एक्शन डिस्काउंट टू एजेंसी फॉर एयर टाइम फ्रॉम दूरदर्शन है। So whether the amount retained by the agencies out of remittance of sale proceeds of airtime purchased from Doordarshan and sold to customer is in the nature of commission to attract TDS under section 194 Act। तो क्या ये वो उनकी कमीशन मानी जाएगी? इट हैज दैट द रिलेशनशिप between Doordarshan and its accredited agency is that of principal and agent consequent to which tedious provisions in the section 194 Act would report attractive in respect of retentions by accredited advertising agency from payments remitted to Doordarshan। तो समझ में टीडीएस चार्ज हो जाएगा तो डिस्काउंट जो है वो आपकी कमीशन मानी जाएगी। तो जागरण प्रकाशन लिमिटेड एंड लिविंग मीडिया लिमिटेड सेक्शन 194 एक्ट में तो फीस रिटेन्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी फ्रॉम मीडिया कंपनी। तो एक बार है गैक तो इसमें है केस लॉ में तो वेदर द फीस और चार्जेज टेकन और रिटेन्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज फ्रॉम मीडिया कंपनीज फॉर कन्वेस्टिंग और बुकिंग एडवर्टाइजमेंट टिपिकली 15% को बिलिंग आपको कमीशन मिलती है। ये जो वो कमीशन है या डिस्काउंट है एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एक्ट है। तो क्या उस पर टीडीएस चार्ज होगा? So it is held that the relationship between the media company and the advertising agency is that of principal to principal and therefore no TDS under section 194 Act is attracted on payments made by radio, television channels and newspaper companies to advertising agency। सेक्शन 194 आई आता है TDS on rent। So Japan Airlines Company Limited versus CIT 2015 and CIT versus Singapore Airlines Limited 2015 Section 194I। तो nature of landing and parking charges हैं also called passenger service fee PSF paid by airline company to Airports Authority of India AAI as airport operator। So what is the nature of landing and parking charges paid by airline company to Airport Authority of India and is tax required to be deducted at source in respect thereof। तो किस टाइप की इनकम है जो पैसे हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं और क्या से टीडीएस चार्ज होगा ये आपने देखना है। द चार्जेज फॉर पैसेंजर सर्विस टैक्स सर्विस फीस इन द nature of landing and take off services as well as for parking of aircrafts are not for the use of the land। So these charges are for air traffic services, ground safety services, aeronautical communication facility, installation and maintenance of navigational aids and meteorological services at the airport। These services are aimed at passenger safety as well as for safe landing and parking of the aircraft। Hence, it cannot be treated as rank under section 194I and not liable to TDS under section 194I। तो इस पे TDS नहीं लगेगा आपका। वोडाफोन एसआर लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2011 है। सेक्शन 194I ये रोमिंग चार्जेज रैंक माना जाएगा? नो। पेमेंट ऑफ रोमिंग चार्जेज मेड बाय वन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रैंक। इंडस टावर्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2014 सेक्शन 194I इज पेमेंट फॉर यूज ऑफ मोबाइल टावर्स पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194C और I। The code has that the use of telecom towers by telecom operator is called as the use of machinery, plant or equipment that is passive infrastructure। Hence, tax deduction be made at 2% under section 194I for payment made as a rent for use of plant and machinery। CIT versus Senior Manager SBI 2012 section 194I। So rent paid for co-owned property। So in respect of a co-owned property, with the threshold limit under section 194I would apply for each co-owner separately or is it to be considered for the complete amount of rent। The code has that since the share of each co-owner is definite and sustainable है, they cannot be treated as AOP but accessible as individuals and the threshold limit under section 194I has to be considered for each co-owner। Hence, the assessee would not be liable to deduct tax if the rent paid is below threshold limit of 240 per annum and non-interest under section 201 is leviable।
तो CIP TTS वर्सेस श्री महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी 2011 है। तो सेक्शन 194 आई है पेमेंट आपने की है फॉर हायरिंग जंपर्स द कोड हैज दैट द assessee has entered into contract for the transportation of goods and has not taken machinery and equipment on a rank which would be covered as a works contract hereby liable for TDS under section 194C। उसमें यही था कि कैंगा पेमेंट मेड बाय एनएसएससी एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर हायरिंग डंपर से बी ट्रीटी एज रैंक फॉर मशीनरी और इक्विपमेंट टू अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। For Indian Newspaper Society 2015 and Krill Info Park Limited 2015 सेक्शन 194 आई लमसम लीज प्रीमियम और चार्जेज। So Vagro no TDS under section 194I is applicable on lump sum lease premium or one-time upfront lease charges paid by the assessee for acquiring long-term leasehold rights for land or any other property. So the lease premium paid by the assessee for acquiring a proper land on long-term lease was in the nature of capital expense and premium amount paid cannot be adjusted against annual rent payable. Hence, the payment of lease premium is not liable to TDS under section 194I. Then we have section 194J से related case हो गया TDS on fees for technical or professional services. So Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited 2013 section 194J transnational billing and SLBC charges paid by government company. A government company is engaged in the business of distribution and supply of electricity to consumer. The electricity generating and transmitted activity are billing through the transmission company to the government company. The government company pays transmission, billing and SLDC charges to the transmission company to ensure uniform distribution in the state. So can these charges may be treated as a fees for technical services so as to attract TDS provisions under section 194J or 194C. It has been held that the transmission and billing charges paid by a government company to the transmission company are in the nature of fees for technical services in respect of which the government company has to withhold tax burden under section 194J. The SLDC State Log Dispatch Center charges paid appeared to be more of a supervisory charge which is duty to ensure just and proper generation and distribution in the state as a whole. So therefore, such a service was not in the nature of a technical service to the applicant and does not attract TDS in the section 194J or 194C. So another case is CIT TDS versus Apollo Hospitals International Limited 2013. CIT versus Manipal Health Systems Private Limited 2015. Section 194J remuneration variable paid to workers. So where remuneration paid to doctors is variable based on number of patients and treatment given to them with the liability to deduct tax as source arising in section 192 or 194J. डायरेक्टर को कंपनी रेमुनेशन देती है जितने पेशेंट को अटेंड करेंगे कितना टाइम डिवोट करेंगे उसके बेस पे the remuneration paid to doctors depends on the treatment given to patient and on the number of patients and not on basis of terms of employment. So it is not salary but payment was in the nature of professional fees liable to TDS under section 194J. तो उसके ऊपर आपका TDS लगेगा ये सेक्शन 194J में. CIT versus Kotak Securities Limited 2016 section 194J. Book transaction charges paid by members to stock exchange for availing full automatic online trading facility constitute fees for technical services to attract the provisions of TDS under section 194J. तो क्या इस पे भी TDS लगेगा? एक है कि जाएगा ट्रांजेक्शन चार्जेज पेड टू स्टॉक एक्सचेंज बाय इट्स मेंबर्स आर नॉट फॉर टेक्निकल सर्विसेज बट आर फॉर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. तो सच पेमेंट वुड नॉट अट्रैक्ट TDS. इस पे कोई TDS नहीं है. तो लेकिन कि GIP इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस AP मोलर मार्क्स 2017 सेक्शन 194 पेमेंट मेड बाय क्लियरिंग एजेंट्स टू शिपिंग कंपनीज. So that your payments made by the agents in India responsible for booking cargo and acting as clearing agents to shipping company which require fees for technical services.
It is held that the Saskia Shipping Company has set up a centralized communication system for which expenditure incurred was shared by all the agents and payment to Saskia were completed merely as a reimbursement of expenses incurred. And the payment could not be triggered fees for technical services and not liable to TDS. The court held that with regard to the payment of commission, the agent did not act as a performing artist or entertainer in India and that the service rendered by the agent was outside India and hence was not chargeable to tax in India. Thus, TDS under section 195 and such payment does not arise. एक और केस ला भी इससे रिलेटेड है DIT इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सिटी बिग क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में so is a payment made to an overseas agent who did not perform any service in India liable for TDS at source? So in this case, the section is 195 TDS on payment to overseas agent having no taxable income in India. The assessee जो है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है engage the services of an agent to bring artists to India. The assessee company paid commission to overseas agent to reimburse the expenses in connection with the visit of the artists in India and paid PC to the artists in India. तो अब ये जो फॉरेन से आ रहे हैं आर्टिस्ट तो क्या उस पर TDS चार्ज होगा? हाँ, तो उसने होल्ड किया है कि जो पेमेंट ऑफ कमीशन है या एजेंट इज नॉट परफॉर्मिंग artist or entertainer in India and get the service rendered by the agent was outside India and hence was not chargeable to tax. इसलिए इस पर कोई TDS नहीं लगेगा. एंकर केस आएगी CIT वर्सी की BS डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2016 सेक्शन 195 है जी मोरे के चार्जेज पेड टू ए फॉरेन शिपिंग कंपनी इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195 ऑन द जी मोरे के चार्जेज पेड टू ए फॉरेन शिपिंग कंपनी व्हिच इज गवर्न बाय सेक्शन 172 फॉर द पर्पस ऑफ लेवाइंग रिकवरी ऑफ टैक्स. इसमें होता है ना जो फॉरेन से कोई शिपिंग कंपनी आती है तो उसकी हम गिविंग इनकम मांगते हैं सेक्शन 172 में 7.5% ऑफ रेट. तो जो सेक्शन 172 ये कंप्लीट कोड है and applies both for the purpose of levying collection recovery of tax in case of any ship of a non-resident and shipping at a port in India, while section 195 ये पार्ट recovery provision है under income tax act में. Thus, no obligation to deduct tax at source under section 195 would arise in respect of payment of demurrage charge to such companies. And your case was Uttar Pradesh Carbon and Chemicals Limited versus TRO 2014. As a adjudication of disputes by tax recovery officer between two parties to recover tax areas. So what happens in this? Can TRO adjudicate a dispute regarding quantum of liability between the garnishee practitioner company and the defaulting company by exercising his powers under सेक्शन 226(3). दो पर्सन है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो उनमें आपस में डिस्प्यूट चल रहा है तो हमने एक दूसरे से पैसे लेने हैं तो क्या TRO जो है उसमें क्या होता है अ कंपनी बिकम्स ए डिफॉल्टर ऑफ इनकम टैक्स ड्यूज एंड डिमांड वाज रेज्ड अगेंस्ट इट बाय द टैक्स डिपार्टमेंट. कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया उसको नोटिस भेज दिया हमने. द डिफॉल्टर कंपनी हैज टू रिकवर पर जो डिफॉल्टर कंपनी है उसने भी कुछ पैसे लेने हैं हैज टू रिकवर सम अमाउंट डिस्प्यूटेड फ्रॉम अ डेटर जिसका नाम है गार्निशिंग कंपनी प्रैक्टिशनर. तो TRO आस्क द गार्निशिंग कंपनी को पे द अमाउंट. TRO कहता है गार्निशिंग कंपनी को कि अमाउंट पे कर दो एज वेल सफिशिएंट टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजेंट ऑफ टैक्स ताकि वो जो कंपनी है एसएससी कंपनी वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट को. तो क्वेश्चन ये कि क्या TRO बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं? It is held that the TRO जो है cannot proceed to adjudicate the dispute between the parties that is the defaulting company and its debtor for recovery of tax which is a matter of within the purview of civil courts. Just the court held that the order of TRO treating the petitioner as an assessing default for the amount alleged to be owed by it to the defaulting company cannot be sustained. Another case आएगी CIT वर्सेस प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2016. TCS on scrap under section 206C. So can items of finished products from ship breaking activity which are usable as such be treated as scrap to attract provisions for tax collection at source under section 206C. So what happens? It is held that the assessee engaged in ship breaking activity
These items or products are finished products obtained from such activity which are usable as such and hence are not waste and scrap, though commercially known as scrap. पुराना शिप हम लाते हैं, उसको तोड़ के उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो यूज कर लेते हैं, तो वो स्क्रैप नहीं माना जाएगा। तो हैंस असेसिएज नॉट लायबल टू टीसीएस अंडर सेक्शन 206C। तो एक सर्कुलर इशू किया था 2017 में। नो टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट कंप्राइज्ड इन पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट्स। जब आप बिल में पेमेंट करते हैं जैसे कि जीएसटी, तो जीएसटी पर टीडीएस आपको नहीं चार्ज करना है। तो वेयर एवर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेयर एंड पे द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज कंप्राइज्ड इन द अमाउंट पेबल टू a resident is indicated separately. So tax shall be deducted at source on the amount paid or payable without including such GST on services component. TDS on interest. So Sun Outsourcing Solutions Private Limited versus CIP Appeal 2018 है। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A, तो क्या रूल है? एक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A attracted even in a case where no deduction of tax at a source was under bona fide belief that tax was not deductible and the default was not willful। तो हमें लगता था कि टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो डिफॉल्ट है वो हमारी इंटेंशन नहीं है, तो क्या फिर भी उस तरह इंटरेस्ट लगेगा आपको? तो अंडर सेक्शन 221 इंटरेस्ट इज नॉट लेवाइड वेयर द assessee proves that a default was for good and sufficient reasons. However, section 2011A does not require proof of willful default. Therefore, for levying interest under section 2011A, mens rea or willful conduct is wholly irrelevant. तो आपको इंटरेस्ट को देना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेंस रिया और विलफुल कंडक्ट इज होली इररेलेवेंट। So if a company fails to deduct tax on the payment made to its employees being Indian residents deputed to work in UK, section 2011A या automatically attracted even if there is a bona fide belief that tax is not deductible, hence company is liable to pay interest under section 2011A। तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड का केस लॉ है इंटरेस्ट ऑन रिफंड अंडर सेक्शन 244A ऑफ एक्सेस टीडीएस डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 195 में। तो आपने ज़्यादा टीडीएस डिपॉजिट कर दिया है, तो रिफंड ड्यू एंड पेबल टू द असेसी डेट ओड एंड पेबल बाय रेवेन्यू। It is held that if a resident deductor is entitled for the refund of tax deposited under section 195, then it has to be refunded with interest under section 244A from the date of payment of such a tax. जैसे आपको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो चाहे वो आपने गलती से ज़्यादा डिपोजिट कर दिया है। एंड केस वाइज के लक्ष्मण एंड कंपनी वर्सेस CIP 2017। Interest on refund under section 244A on account of waiver of interest under section 234A to 234C। आपने जो इंटरेस्ट पे किया अंडर सेक्शन 234A से लेके 234C में, पर वो आपको वेवर हो गया है, तो अब वो वापस मिलेगा, तो क्या उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा यदि आपको लेट है पेमेंट? अंडर section 244A, it is enough if the refund becomes due, in which case the assessee shall be entitled to receive simple interest. The expression due only means that a refund becomes due pursuant to an order under this act, which either reduces or waives tax or interest. Hence, assessee has right to interest on refund under section 244A। इसमें भी यही है। So, an assessee receiving the refund consequent to waiver of interest under section 234A to 234C by settlement commission also entitled to interest on such refund। Yes, interest आपको मिलेगा। एंड केस ना CIP वर्सेस भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2016 सेक्शन 234B। So, is levy of interest under section 234B attractive in a case where the assessment order does not contain any specific direction for payment of interest, but is accompanied by a form containing the calculation of interest payable on tax assessed। तो आपको एक ऑर्डर इशू किया है असेसमेंट ऑर्डर, उसमें ये नहीं मेंशन किया कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, पर आपको ये दिखाया है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें शो किया है कि आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, तो क्या आपको फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234B में। सेक्शन 234B attracted the moment an assessee liable to pay advance tax has failed to pay such tax or the advance tax paid by him is less than 90% of the assessed tax, the assessee just becomes liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of the month।
कोई चीज़ है गया कि लिवाई ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B जो कॉमेट्रिक है व्हेन द कंडीशन स्पेसिफाइड देयरइन आर सेटिस्फाइड। और सेशनल वगैरह में चाहे नहीं भी मेंशन किया ना तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।